अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज़ बरोज़ ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। कलीलुल मुद्दती महंगाई, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, सालाना बुनियाद पर 15.16% तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के बावर्ची खाने सुकड़ते जा रहे हैं। घरेलू बजट बढ़ रहा है और ये पूरी चीज़ें बढ़ती हुई बेचैनी की भी अलामत है। मुसलसल 39 हफ्तों से महंगाई का बढ़ना इस हकीकत का सबूत है कि मईशत में दबाव वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल नौयत इख्तियार कर चुका है। इस महंगाई का बड़ा सबब तवानाई की कीमतें हैं, जबकि बिजली के निर्ख 52.58% बढ़े हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का आटा 50.65% और LPG 48.82% महंगी हुई है। यही वजह है कि अब महंगाई सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रही, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सनत, खुराक और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में सिरायत कर चुकी है। चिकन, दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में हालिया इजाफा इस बात का सबूत है कि आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से IMF को दी गई यकीन दहानी ने मुस्तक़बिल के खदशात मज़ीद बढ़ा दिए हैं। जनवरी 2027 तक गैस पर दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी ख़त्म करने का फैसला दरअसल गैस के निर्खों में बड़े इजाफे का पेश खैमा बन सकता है। इस वक्त महफूज सार्फिन का कम निर्खों पर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर नए निज़ाम के तहत तमामी सार्फिन से यकसा औसत निर्ख वसूल किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुतवस्सित और निचले तबके के लिए गैस और बिजली का इस्तेमाल मजीद महंगा हो सकता है। हुकूमत अगरचे कम आमदनी वाले खानदानों को बराह रास्त माली मदद देने की बात तो कर रही है, मगर माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महंगाई की रफ्तार इस मदद के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। पेट्रोल की कीमतों का मामला भी कई सवालात को जन्म देता है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में करीबन 145 रुपए सिर्फ टैक्सेस और लेवीज की मद में वसूल किए जा रहे हैं। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से ज्यादा है। इससे ये तासुर मजबूत होता है कि हुकूमत टैक्स हदफ पूरा ना होने की सूरत में अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ डालकर महसूलात इकट्ठे कर रही है। बिलाशुबा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने आलमी मंडियों में बेयकीनी पैदा की है, मगर पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल को सिर्फ इसी जंग से जोड़ देना हकीकत से फरार के मुतरादिफ होगा। अगर हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी आयद करके महसूलात इकट्ठे कर रही है, तो इसका मशरिक़ वस्ता की जंग से क्या ताल्लुक? सवाल अब यह है कि दुनिया भर में ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी पर सिफारती तारीफें हासिल करने वाली हुकूमत क्या अब भी अवाम के माशी न करने की गुंजाइश रखती है, या फिर महंगाई के बोझ तले दबे अवाम आखिरकार जवाब मांगना शुरू कर देंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बतौर सालिस किरदार पर आलमी तौसीफ हासिल कर चुकी हुकूमत क्या माशी मसाइल का ठोस हल न करने पर अवाम से गुंजाइश हासिल कर पाएगी? ज़ैगम साहब, आलमी हालात की तौजीह देकर या बहाना बनाकर माशी नाकामियों से क्या हुकूमत तवज्जो हटा पाएगी? कोशिश तो कर सकती है ना। देखिए, इस वक्त सदर पाकिस्तान जो हैं वो अवार्ड्स दे रहे हैं। जी जी। और एक आदमी जिसे अवार्ड मिलना चाहिए था, आप मुझसे शायद इत्तफाक करेंगी, उनका अवार्ड लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, और उस बंदे का नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने कभी जंग नहीं करनी थी और कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि ऐसे माशी हालात में भी पाकिस्तान दुनिया को दिखाए कि वो कहाँ पे खड़ा है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसका अपना इज़्ज़त का एहसास क्या है और वो क्या कर सकता है। लेकिन देखिए कि जितनी भी कामयाबी थी, इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैथी गैनन एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका के एसोसिएटेड प्रेस के साथ थी, 35 साल उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये जितनी डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, इसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबी है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को ज़रूर आप रियायती नंबर दें, लेकिन देखें डार साहब दहाइयों से मईशत चला रहे हैं ना। मईशत में कितने वो इनकलाबात लेकर आ गए। अता तारड़ बहुत बड़े दुनिया के एक्सपर्ट होंगे वो इंफॉर्मेशन में और नैरेटिव में, जैसे वो बता रहे हैं हमें, लेकिन उनकी वजह से तो ये कामयाबियाँ नहीं मिली ना। तो अगर आप खाली यही जश्न मनाते रह जाएंगे इस बात का, जो आपने नहीं की, आपके महकमों ने नहीं की, आपकी साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, सिविलियन साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, जो एक मुख्तलिफ इदारे ने की है, आप अपना काम दिखाने की बजाय, अपना काम करने की बजाय, अपनी कामयाबियाँ दिखाने की बजाय, अगर रियासत ही की कामयाबियाँ लेकिन जो आपकी वजह से नहीं है उसी का ढंढोरा पीटते रहेंगे, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये तो बताएं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं।
देखें, वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं दुनिया के, अजय बंगा, उन्होंने हमें एक फिगर बताई है। वो फिगर क्या है? वो कहते हैं अगले 10 साल में पाकिस्तान को कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। अब इसका क्या मतलब है? 25 से 30 लाख हर साल नौकरियां पैदा करनी है, और 10 साल में कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है। अब हालात क्या हैं कि हर साल पाकिस्तान में जो इजाफा हो रहा है बेरोज़गारों में, वो इजाफा जो है वो 3.5 लाख अफराद का हो रहा है, कि हर साल नए बेरोज़गार अफराद जो हैं वो ये बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पिछले भी बेरोज़गार रहते हैं, मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे है मईशत की पैदावारी सलाहियत जो नहीं बढ़ रही, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो करोनी सेक्टर है, वो सेक्टर जो सरकार की वजह से पलते हैं, जो अलीट को पालते हैं, वो बढ़ रहे हैं। उन्हीं पर गुजारा है। जिन सेक्टर्स ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, उन पर कोई तवज्जो अब तक नहीं है, और नतीजा क्या है कि ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ आएगी, मईशत आगे को बढ़ेगी, तो उसके नतीजे में ही रोज़गार पैदा होगा। गुर्बत में इजाफा हो रहा है। 2018 से अब तक 1 करोड़ 30 लाख नए गरीब पैदा हो चुके हैं। अब इसका सियासत पे क्या असर होगा, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, जब ये बिलों की ये हालत है, बेरोज़गारी की ये हालत है, गुर्बत की ये हालत है, आमदनी बढ़ नहीं रही, रोज़गार मिल नहीं रहा, तो लोग नाराज़ होंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा असर है यूथ पर, कि एक बड़ा हिस्सा, एक ऐसा मुल्क जिसमें यूथ बल्ज है, 67% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र है। 67%, अंदाजा लगे 70% तकरीबन बनती है आबादी जिसकी उम्र 30 साल से कम है, और 6 करोड़ 30 लाख ऐसे हैं जो रोजगार की उम्र में हैं। अब उनकी जो नाराजगी है वो क्या सियासत पे असरअंदाज नहीं होगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये माशी बेचैनी की वजह बन सकता है। इस पर फौरी तौर पर अब एमरजेंसी, इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा के मईशत को ठीक हो गया ज़ैगम साहब। आमिर साहब, ये साल से की कामयाब कोशिशें की जाती रही, हुकूमत को सनद भी मिल गई, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मगर हमारे माशी मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल, दाखिली मामलात, क्या कोई मोजज़ा, कोई कमाल हुकूमत यहाँ करके दिखा पाएगी? असल जिम्मेदारी तो इन हाउस हुकूमत की ये है, रियासत, फॉरेन ऑफिस, वो सब अपना काम कर गए, हुकूमत साथ खड़ी हो गई। यहाँ कुछ कर पाएंगे? कोई चैलेंज से निपट पाएंगे एमरजेंसी के तौर पर इकोनॉमिक कंडीशंस में? अच्छा, अगर तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है ना कि वो जो गुडविल उसने जनरेट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो गुडविल वो मकामी तौर पर उसकी मदद कर सकती है या उसको वो इस्तेमाल कर सकती है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी खामख्याली और कोई नहीं हो सकती। मकामी तौर पे उसके चैलेंजेस ही फ़र्क हैं, और उसको जो डायरेक्शन लेनी है उसका उस डायरेक्शन से शायद बराह रास्त दूर दराज का एसोटेरिकली रिमोटली कोई ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन बराह रास्त जो उसकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कामयाबियाँ हैं उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाउएवर, अच्छा, ये हम अक्सर बड़ी ग्लूम एंड डूम सिनेरियो पेश करते हैं जब भी हम इकॉनमी की बात करते हैं ना, तो लेट मी ट्राई, कोशिश करता हूँ मैं, हो सकता है नाकाम हो जाऊँ, कोशिश करते हैं कि इसका एक दूसरा रुख देखने की कोशिश करें कि इस सालिसी से अगर बराह रास्त कोई हुकूमत को ऐसी तक़वियत नहीं मिलती है या ऐसा हौसला नहीं मिलता कि वो कोई बेहतरी की तरफ जा सके, तो क्या जो मौजूदा हालात हैं उनमें से कोई बेहतर रास्ता, उनकी वजह से कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, कि जो अभी ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल था, पाकिस्तान की वेरियस हुकूमत, कतई नज़र के कौन सी पार्टी हुकूमत में है या फौज हुकूमत में है, वो बिजनेस मॉडल क्या था कि कर्जे ले लें, सड़क भी बनानी है तो कर्जे ले लें उससे, अगर कर्जे मिलना मुश्किल हो जाए तो अपनी 2-3 नस्लों को गिरवी रखवा लें, ये IPPs उसका बेस्ट एग्जांपल है, और इस तरह से आप कर्जे ले लें। अच्छा, अपने एसेट्स बेच लें, PI ने आपने बेच दिया, रेकोडेक के अंदर आपने किसी को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन वो बहुत कुछ, ये जो घर की चांदी जिसको कहते हैं ना, अब ये बहुत कुछ बचा नहीं है, और ये जो SIFC का प्रोग्रेस है वो उसका एक एग्जाम्पल है कि कितनी मुश्किल पड़ रही है, बावजूद उसके कि उसके अंदर हाइब्रिड निज़ाम की तमाम लीडरशिप जो है वो मौजूद है। और फिर आखिरी इनका हरबा कि अच्छा एसेंशियल्स को टैक्स कर दो ना, उसमें तो फिर टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो सकती। पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाओगे तो पेट्रोल तो हर किसी को ख़रीदना है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भी एक हद है, और वो हद मेरा ख्याल है हम अब क्रॉस कर चुके हैं। अब जब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं
تو پھر کچھ نہ کچھ تو عائشہ سوچنا پڑے گا نا, کیونکہ ان ساری یہ جو پالیسیز جو آپ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں, اس کا جو ایک فال آؤٹ ہوا ہے, اس فال آؤٹ میں سب سے جو بڑا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایبزارپشن کیپیسٹی بھی تو افیکٹ ہوئی ہے نا. بگیسٹ ایگزامپل از کہ سب کچھ آپ کے لیے چائنا کرنے کو تیار ہے, اور وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جس پیس کے اوپر کام کرنے کی عادت ہے وہ پیس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی. یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی سی زمین تک مانگتے ہیں پاکستان میں اپنے کسی پروجیکٹ کا ہیڈ آفس بنانے کے لیے, وہ زمین ایکوائر کرنے کے اندر بھی آپ کو مہینے, اگر سال نہیں بھی تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایبزارپشن کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایچ آر کو پرماننٹ ڈیمیج ہوا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کے جو ایمرج کر رہا ہے. سو اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو بزنس ایز یوزول کے ذریعے صرف اس انٹرنیشنل گڈ ول کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت بڑی خام خیالی ہے. اگر وہ واقعی اس کو ایک, جس طرح سے ایران نے امریکی حملے کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ اور ایک ایگزسٹینشیل کرائسس سمجھ لیا تھا نا, اسی طرح سے ہم اپنی موجودہ معاشی صورتحال کو اگر ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں, تو پھر کیونکہ پہلے والے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, تو میرا خیال ہے امید کی جا سکتی ہے کوئی نیا اور انوویٹو راستہ. اچھی بات کر دی عامر صاحب آپ نے جاتے جاتے امید کی. شہزاد صاحب, جہاں سوال ختم کیا جواب اپنا عامر صاحب نے کہ ہم کچھ نیا سوچ پائیں گے, ریاست کی طاقت کے وہاں پہ ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا انٹرنیشنلی, کیا معاشی اور داخلی مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوئی نئی سوچ, وہ ایکس فیکٹر, وہ طاقت, وہ حیثیت حکومت کے پاس ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے, بدقسمتی سے جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے یہ حکومت, یعنی جیسے آپ ایکس فیکٹر کہہ رہی ہیں, وہ جو ایکس فیکٹر ہے اس کی بھی اپنی حدود اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا. تو جہاں تک ان کی حدود اور لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر تو انہوں نے رہ کے آپ کو کام کر کے دکھا دیا, جس کی بنیاد پہ آپ نے پچھلا سال سوا سال نکال لیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام سیاست جو ہوتی ہے, تمام پالیٹکس لوکل ہوا کرتی ہے, اور لوکل پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے اس نے معیشت جس طریقے سے چلانی ہے, جس گورنمنٹ نے, جو سیاسی گورنمنٹ نے معیشت جو چلانی ہے, وہی اس کی پرائمری ذمہ داری ہے, اس کی اولین ذمہ داری وہ ہوتی ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ 2050 میں آج ہی کی اخبار میں خبر ہے کہ 40 کروڑ ہماری آبادی ہو جائے گی پاکستان جی, اور اس 40 کروڑ میں سے 25 کروڑ لوگ نوکری کے امیدوار ہوں گے. آپ کو ان کو نوکری دینی پڑے گی 2050 کے اندر 25 کروڑ لوگوں کو. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے آج ہی کے اخبار میں, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر ریونیو آپ کی جنریشن امپورٹس کے اوپر ہے, ایکسپورٹس پہ نہیں ہے. ایکسپورٹس بہت تیزی سے گرتی جا رہی ہیں اور امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ایکسپورٹس یعنی آپ کی پروڈکشن نہیں ہو رہی, پیداوار نہیں ہو رہی, تو نوکریاں نہیں بن رہی. تو وہ جو آپ نے 25 کروڑ 2050 میں نوکریاں دینی ہیں وہ کس طریقے سے دیں گے؟ دوسری بات دیکھیے, جب حکومتیں فورن پالیسی پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں حکومتیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کی ڈومیسٹک پالیسی ہے, چاہے اس میں معاشی ہے چاہے کوئی اور وجوہات ہے, اس میں فیل ہو رہی ہے. تو فیلڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ سب سے ان کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی پہ وہ فوکس کرنا شروع کر دیتی ہیں. باہر کے دورے شروع کر دیے, وہاں پہ جا کے دکھایا کوئی ایکٹیویٹی, وہاں لوگ ریسیو کر رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, تو ایک ایسا ایک منظر پیش کرتے ہیں جس طریقے کے یہ حکومت بہت کام کر رہی ہے. اب یہ سال سوا سال تو ہم نے گزار لیا فوجی پرفارمنس کے اوپر, ہماری ملٹری کی پرفارمنس کے اوپر, اور اس کے بعد پھر یہ جب سے ایران کی وار سٹارٹ ہوئی تو ایک آپ کی کریڈیبلٹی جو تھی اس نے وہ آپ کو کھینچ کے یہاں تک لے آئی. لیکن وہ میعاد اب ختم ہوتی جا رہی ہے. آوازیں سنیے کیا کیا آ رہی ہیں. امریکہ سے آواز کیا ہو گئی, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1990 میں پریسلر نے بھی یہی جب آیا تھا تو یہی کیا تھا اس وقت. آج کیا آواز ہے کہ آج یہ ہے کہ آپ کے اڈے جو ہیں وہ ایرانی جہازوں کو لے کے بیٹھے ہوئے. لنڈسے گرہم بات کر رہا ہے جو کہ ٹرمپ کا بہت قریبی ہے. تو مجھے تو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جب ہم نے 1989 میں سوویت یونین کو باہر فائنلی ہم نے مل کے, امریکہ نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو باہر دھکیل دیا, تو ہم پہ پریسلر امینڈمنٹ لاگو ہوگی. اب اس ایران والے معاملے کے اوپر مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک جائے گا. نیتن بھی بول رہا ہے, لنڈسے گرہم بھی بول رہا ہے, اور وہاں کا میڈیا بھی بول رہا ہے امریکہ کا. یہ کس شکنجے میں ہمیں جکڑنے والے ہیں مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ پہلی وارننگ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو گنجائش تھی آپ کی فورن پالیسی والی وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات,
जी। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखे, आप उनके अखबारात को फॉलो करें जी। तो वहां पर एकदम से एक और हया है। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का रोल कम हो रहा है तो अब वक्त है उसको, फिलिप को बढ़ाने का और अपने लिए जगह जो स्पेस इस्तेमाल बनाने का। जो खाली हो रही है उसको इस्तेमाल करने का। वहां पर इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, हम इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, धड़ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। बात आपने कर दी, रिस्पाइट खत्म हो रही, गुंजाइश खत्म हो गई जो कि फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंडेंट थी। लोगों की नजरें वापस इधर, महंगाई, भूख, तेल बिजली की कीमतें, और उसके बाद ये जो बाकी आपने मामला बताए, गवर्नमेंट का ये नालायकियां, टैक्सेस, बाकी ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक। ये वापस अब लोगों को ये वापस आके हाउंड करेंगी और ये लोग बोलेंगे। तो जो दुरुस्त हो गया। गुंजाइश बदकिस्मती से गई। जब तक थी, अब वो मुझे खत्म होती नजर आ रही है। इस गवर्नमेंट को यहाँ फोकस करना पड़ेगा ताकि ठीक वो है। लोगों को सेटिस्फाई करे जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, अभी तक की गुफ्तगू ये बता रही है बिजनेस मॉडल हो, इकोनॉमिक पैटर्न्स हो, या फिर हमारा रिस्ट्रक्चरिंग की ख्वाहिशात हो, सब फेलियर का शिकार हुई। माजी में पाकिस्तान का रोल रहा है अस्करी और सिफारती तौर पर, मगर आलमी तायद के बावजूद हम कुछ गेन अपने अवामी मसाइल या रिस्ट्रक्चरिंग की चीज़ों पर नहीं कुछ हासिल कर सके। कि अब की बार जो स्टेटस पाकिस्तान ने हासिल किया है, कोई माशी मामलात के हल के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा, कुछ हासिल कर सकेंगे, या जो कुछ है यहीं से निकलना है, और क्या वहां फिर कुछ नजर आता है आपको अवाम को देने को? आयशा, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने किया है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, जो ईरान के साथ अमेरिका की मसालेहत और सालिसी का जो बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की मईशत और जो माशी बोझ अवाम पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें ऊपर गई हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में जब वो ऊपर जाती हैं और उसका जो पूरा नुकसान और असर होता है, आप जानती हैं, हम पहले देख भी चुके हैं कि वो बहुत शदीद किस्म की महंगाई में उसका निकलता है रिजल्ट। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ये ईरान के साथ जंग जल्द अज जल्द खत्म हो, ताकि कम से कम एक ये जो बड़ा इससे तो थोड़ी सी पाकिस्तान की आवाम को और रियासत को निजात मिले। लेकिन रहा आपका जो लार्जर सवाल है कि देखिए, खारजा पॉलिसी पे जितनी मर्जी आप कामयाबियां हासिल कर लीजिए, असल में अवाम की जो सेटिस्फेक्शन है और अवाम के जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के, वो रोजगार से ही जुड़े हुए हैं। और जब तक रोजगार मुहैया नहीं होगा, जब तक अफरात ज़र के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक सोशल सर्विसेज जो है वो नहीं डिलीवर की जाएंगी मुकम्मल तरीके से, एहसन तरीके से, उस वक्त तक लोगों में बेचैनी भी रहेगी और हुकूमत और रियासत में एतमाद की कमी भी रहेगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, आज से ये मैंने पहले भी शायद यही बात कही थी इसी प्लेटफॉर्म पे कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम जो है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है अंदरूनी, मां सिवाय एक ही महाज पर, और वो है मईशत। और उसकी वजह बुनियादी है रोजगार और कसाद बाजारी जिसे कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो तरक्की की शरह है वो बिल्कुल कम है इस वक्त। मतलब वो 1-2% से ऊपर जा ही नहीं रही, और अभी ये जो हालिया ईरान की जंग का शौक लगा है उससे तो और नीचे गिरेगी। तो इन हालात में जब ग्रोथ ना हो रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो नौकरियां नहीं बनती तो खुशहाली नहीं आती तो बेचैनी होती है। तो ये बहुत ही एक सादा सी बात है, और यही है इस वक्त एक डायलेमा था और अभी भी हुकूमत को लाहक है कि एक तरफ को उनको IMF की शराइत पूरी करनी है। देखिए ना, अभी वो ये कह रहे हैं कि ये लेवी लगाने से पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर बजट का खसारा कम हो गया, और तारीखी तौर के ऊपर कभी पता नहीं कितने 20 सालों से खसारा इतना कम नहीं था जितना कि इस वक्त है। मगर मसला ये है कि वो खसारा तो कम हो गया, IMF को तो खुश कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम और जो उनके मसाइल और जो उनकी ज़रूरियात है वो तो इससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक ग्रोथ वाली मईशत के लिए हुकूमत को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा ताकि नौकरियां ज्यादा लगे। तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा डायलेमा लाहक है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत मुकम्मल तवज्जो देनी होगी तमाम जो फरीकैन, तमाम पावर सेंटर्स जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी
के लिए एक चैलेंज खतरा है। दुरुस्त हो गया जी। जहां रजा साहब ने बात खत्म की कि रोजगार और कसाद बाजारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा, या चैलेंज है, बड़ा सादा सा सवाल बनता है कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ भी पैसों में मिलता है क्या? हुकूमत, क्या इंतजामिया वो भी नहीं दे सकते? क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अनमोल और उर्फ पिंकी की, जो निजाम को चैलेंज कर रही है। क्या निजाम पलट कर जवाब दे पाएगा या बैठ जाएगा? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान एक मुलजिमा का अंदाज नहीं बल्कि पूरे निजाम का चेहरा अया हुआ। अनमोल पिंकी, जिसे कोकेन क्वीन कहा जा रहा है, अदालत में इस एतमाद के साथ दाखिल हुई जैसे कानून उसके लिए कोई रुकावट ना हो, ना हथकड़ी ना खौफ, बल्कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आम शहरी तो क्या अक्सर बासर अफराद को भी नसीब नहीं होता। ये मंजर महज एक पेशी नहीं बल्कि एक सवाल था, वही सवाल जो इस केस के हर पहलू से उभर रहा है। ये वही मुलजिमा है जिस पर अरबों रुपए मालियत की मनशियात के नेटवर्क को चलाने, नौजवानों तक कोकेन और आइस समेत मुख्तलिफ ड्रग्स पहुंचाने और एक मुकम्मल सप्लाई चेन बनाने और चलाने के इल्जामात हैं। तफ्तीशी मालूमात के मुताबिक पिंकी ने न सिर्फ अपनी लैब बनाकर अपने ब्रांड्स के साथ मनशियात फरोख्त की, बल्कि कानून से बचने के लिए अपनी बायोमेट्रिक शनाख्त तक मस्क कर डाली। पुलिस से बचने के लिए कभी चकमा दिया तो कभी करोड़ों रुपए रिश्वत दी और एक ऐसा निजाम कायम किया जो उसकी गिरफ्तारी के बावजूद चलता रहे। पिंकी मुबैना लीक ऑडियो में पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए कह रही है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अगर एक मुलजिम इस हद तक पूरे एतमाद हो कि गिरफ्तारी से पहले ही निजाम का मजाक उड़ा रहा हो, तो सवाल उसके रवैये के साथ साथ उस निजाम पर भी उठता है जिसने उसे ये एतमाद दिया। अहम सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ महज एक फर्द की जहानत और जुर्रत का नतीजा हो सकता है? दुनिया भर से मिसालें इसका जवाब नफी में देती हैं। जनूबी अमेरिका के ड्रग कार्टेल्स हों या भारत, म्यांमार, एक्वाडोर समेत कई ममालिक में सामने आने वाले नारकोटिक्स नेटवर्क्स, हर जगह एक चीज मुश्तरक रही है और वो है सियासी और इंतजामी सरपरस्ती, या कम से कम वो खामोशी जो ऐसे धंधों को पनपने देती है। मनशियात का कारोबार कभी तन्हा नहीं चलता, ये ताकत, रसाई और तहफ़्फ़ुज़ के एक पेचीदा और मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा होता है। इसी तनाजुर में ये बुनियादी सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या कोकेन क्वीन पिंकी वाकई बगैर किसी पुष्ट पनाही के एक मुकम्मल सल्तनत चला रही थी, या फिर हम एक बार फिर असल किरदारों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक चेहरे को कहानी का इख्तिताम बना रहे हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कोकेन क्वीन पिंकी को निजाम की बेबसी पर इतना यकीन क्यों? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, पिंकी असल में एक खातून तो है, एक शख्स है, लेकिन वो असल में एक आईना भी है। वो आईना है जिसमें जब निज़ाम, रियासत और ये जो पूरा समाज जब अपना आपको देखता है तो आगे पिंकी नजर आती है। और ये जो पिंकी है, ये आपका मुंह चढ़ा रही है, ये आपका मजाक उड़ा रही है, तमस्खर उड़ा रही है। ये पिंकी असल में आपके मुंह पे एक तमाचा मार रही है। ये बिल्कुल एक हकीकी, यानी जो मैं समझता हूं कि जो हम सब मिलके नहीं कर सकते, वो इसे पिंकी ने करके दिखा दिया है, इस रियासत को, इस सियासत को, इस पूरे समाज को, कि ये आपकी असल हकीकत है। कभी आपको उसमें कुछ खराबी नजर आती है तो आप असल में खराबी आपके यहाँ अपने नजर आती है। कभी उसके चाल चलन में, कभी उसके किस चीज में, पहनावे में, कभी उसके अंदाज में। ये आपकी शक्ल है, ये आप हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हम हैं, ये हमारा ही चेहरा है। हम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पर के जो पिंकी की शक्ल में नजर आ रहा है वो असल में, मुझे बताइए, अभी कुछ चंद अर्सा पहले, कुछ माह पहले, 2-4 साल, कुछ साल पहले किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की जा रही थी, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कितना खूबसूरत जुमला बोला अपने इब्तिदाई में, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़। इसके बगैर कोई पिंकी और इंतजामी तहफ़्फ़ुज़, इसके बगैर कोई पिंकी कायम नहीं रह सकती। ये सब कुछ इस निज़ाम का हिस्सा है, इस रियासती निज़ाम का हिस्सा है, इस इंतजामी निज़ाम का हिस्सा है। पुलिस, ये है आपकी पुलिस भी, लेकिन पुलिस को क्यों, अकेले को क्यों हम उसके जिम्मेदार ठहराएं? पूरा निज़ाम ही हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो जो पिंकी है वो आपको नजर आ रही है। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आपने इतनी मईशत, इतनी सफारतकारी
हर चीज जंगें करके देख ली, लेकिन इस पिंकी का हम कुछ नहीं कर सके, जो पिंकी हमारे सामने आ रही है। दुरुस्त लेकिन है ये हकीकत, दुरुस्त हो गया। और काश के किसी को शर्म आए हमारे मुल्क के अंदर, हम सबको अपना चेहरा देख के नजर आए कि ये असल में हमारी असल हकीकत। ठीक हो गया। रजा साहब, दुनिया भर में नॉरकोटिक्स की तारीख देखें, जो हम बात करें, सियासी और इंतजामी सरपरस्ती साबित शुदा नजर आती है इस निज़ाम को, इसकी चेन को चलने के लिए, अमेरिका से लेकर भारत तक जहां भी बात करिए। क्या आपके ख्याल में ये कोकेन क्वीन जो अपना पूरा स्ट्रक्चर या निज़ाम चला रही थी, बगैर किसी सरपरस्ती के ये सल्तनत चला रही थी? मुमकिन है? आयशा, ये तो नामुमकिन है कि वो बगैर सरपरस्ती के ये चला रही थी। आपको भी मालूम है और हमारे नाज़रीन को भी मालूम है कि पाकिस्तान के कोने कोने में इस तरह के, चाहे मनशियात फरोशी हो, चाहे चोरी चकारी या डाका या और सीरियस क्राइम हर लेवल का, वो पुलिस की शमूलियत और उनकी बैकिंग के बगैर होता ही। और उसमें सिर्फ पुलिस नहीं होती, उसमें जो इलाके के ताकतवर लोग होते हैं, अगर ये रूरल एरिया है तो वहाँ के जागीरदार या जिम्मेदार या ठेकेदार, अगर ये शहरी इलाका है तो वहाँ पर और किस्म की ताकत के मराकज़ होते हैं। ये इन सब का एक नेटवर्क होता है, और यही वजह है कि पिंकी के, ये बिल्कुल सही कहा कि पिंकी सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये एक निज़ाम, एक नेटवर्क का एक सिंबल है। और मसला ये है कि ये वाला केस भी मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि इतनी ज्यादा इसको तवज्जो मिलने के बावजूद भी आपकी उम्मीद नहीं है, मगर वजीर दाखिला सिंध कल से बहुत चैनल्स पे नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ पिंकी बाहर नहीं आएगी। अब पता नहीं किस उसमें वादा किया है। देखिए एक पिंकी को पकड़ के बंद करके कुछ 6 महीने साल जो है वो शायद, अगर काश कि उससे ये मसला हल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिंकी का जो नेटवर्क है वो तो अभी तक चल रहा होगा ना, और यहाँ और दीगर मुल्क में, दीगर शहरों में जो नेटवर्क्स मौजूद है वो भी वहीं के वहीं है। और ये कैसे मुमकिन है कि सिंध हुकूमत और सिंध की पुलिस और सिंध की स्पेशल ब्रांच को ये पता ना हो कि ये धंधा कब से हो रहा है? आपको पता है कि कराची जो है वो आइस, एक कोई मूजी किस्म की एक और ड्रग है, उसका सबसे बड़ा सेंटर है उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेल का। और ये तो ऐसी बातें है कि आए दिन इसके ऊपर बात होती है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और बहुत बड़ा ये प्रोसेस होगा, और उसके लिए जो गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत, उसकी टॉप की कमिटमेंट चाहिए होगी, उसके बगैर ये काम होगा नहीं, जितनी मर्जी इसके ऊपर स्टोरीज। और ये शायद सिंध तक नहीं, पाकिस्तान के और शहरों में भी, क्योंकि ये नेटवर्क इस्लामाबाद, लाहौर तक भी फैला हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर साहब, ये खातून घर से मॉडल बनने निकली, बड़ी बड़ी पार्टियों में गई, फिर शौहर और भाइयों के साथ ये पूरा नेटवर्क बनाते हुए किस तरीके से उसने सीखा इसको बनाना, 12 साल से वो ये काम कर रही है, पूरी चेन चला रही है। अब ये वाकई किसी वेब सीरीज का स्क्रिप्ट है, हकीकी तौर पर सब कुछ हो रहा है, 12 साल से हो रहा है और निज़ाम को फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या पड़ जाएगा? अच्छा, इसकी ज़रा इकनॉमिक्स अगर आप देखें ना, तो फिर उनके ये जो कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की है ना, शायद हमें उसकी भी समझ आ जाए। ये जिस तरह की सिंथेटिक ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, जो कि बनाना बाय द वे बहुत आसान होता है। ये जो आपकी एक DSNG साइज़ की वैन होती है ना, उसके अंदर आप एक मोबाइल फैक्ट्री लगा कर भी इस तरह की ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका ऑन द स्ट्रीट रेट अगर वो देखें, तो 1 ग्राम इस तरह की एक ड्रग का 1 ग्राम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर बिकता है। अब 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ी ग्राम, और कहा जाता है कि जो इस ड्रग्स के, इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स के आदत होती है, उनके लिए 1 ग्राम का मतलब 1 शाम, या बड़ी हद है, बड़ी वो एहतियात करें तो 2 शामें होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनकी क्लाइंटेल क्या होगी। और ये बात मैं करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ आयशा, कि हमने यहाँ पर ताकत और रसाई और तहफ़्फ़ुज़ का तो जिक्र किया ना, एक और बहुत पावरफुल एलिमेंट जो इस तरह के कॉन्फिडेंस के पीछे आपको नज़र आता है, वो है ब्लैकमेल का।
کون سا وہ طبقہ ہے، پاکستان کا کون سا طبقہ ہے کہ جس کے بچے اس طرح کی ڈرگز استعمال کر سکیں، ان کو افورڈ کر سکیں. وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا ایک جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں پاکستان کی، جس میں سیاستدان بھی ہوں گے، جس میں بیوروکریٹس بھی ہوں گے، جس میں ملٹی نیشنل کے امپلائیز بھی ہوں گے، جس میں بینکرز بھی ہوں گے، یہ ان کی اولادیں ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کی کلائنٹیل کو کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جو وقت اس وقت انمول بی بی کے اوپر آیا ہوا ہے وہ کسی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. سو اس سارے ایویڈنس کی موجودگی کے اندر ظاہر ہے پھر ان کو بڑا کانفیڈنس اور ان کو بڑا یقین بھی ہو سکتا ہے. یقین تو ہوگا ہی کہ جن لوگوں نے میرے خلاف کارروائی کرنی ہے اور جو لوگ وعدے کر رہے ہیں میرے خلاف کارروائی کرنے کے، ان کے اپنے بچوں کے خلاف میرے پاس یہ ایویڈنس ہے. تو یہ اتنا بری طرح سے یہ جڑوں میں پاکستان کی، ہمارے معاشرے کی، خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشن کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس لیے اس طرح کے لوگ اتنی دیر تک، آپ نے کہا نا 12 سال سے وہ پورا خاندان مل کے یہ کام کر رہا ہے، تو اتنی دیر تک وہ اس لیے چلا سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی رگ ان کے ہاتھ میں ہے جس کو مشکل آنے پہ وہ مروڑ سکتے ہیں، اس کو تکلیف دے کر اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. That is the sad reality of this situation. زیغم صاحب، ہے تو سیڈ ریئلٹی. یاد ہوگا اس سے پہلے ارمغان کیس بھی سامنے آیا تھا، وہ بھی اتنا ہی بڑا نیٹ ورک تھا، اسی طریقے سے پورے ملک میں ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. قریباً وہ بھی کیس شاید ختم ہونے کے قریب ہے اس وقت. یہ پھر ایک کیس ہے، وہ کہتی 24 گھنٹے سروس آن لائن ہے، ڈیلیوری موجود ہے. کسی کے علم میں نہیں کہ خاتون اتنی طاقتور ہے یا نظام بالکل بیکار ہو چکا ہے. عائشہ، کچھ عرصے پہلے مجھے ایک ڈرگ پیڈلر کا پتہ چلا، ایک عام تام ڈرگ پیڈلر کا، کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور بڑی ڈھیر ساری منشیات اس سے برآمد کی ہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور عدالت میں پولیس نے بتایا ہے جو مال مسروقہ تھا وہ منشیات تھی ہی نہیں، وہ چونا شونا تھا، اور اس کی فوراً ضمانت ہو گئی. دس از ہاؤ آور سسٹم ورکس. پھر آپ نے جو بتایا کہ پنکی ایک نظام چلا رہی تھی، تو چونا پھر وہ انتظامیہ نے استعمال کر لیا ہوگا کہیں پہ وائٹ واش کر کے. جی بالکل، انہوں نے سیل کر دیا ہوگا. دیکھیں پولیس ضائع نہیں کرتی کسی چیز کو، وہ اس کا کوئی استعمال میں لاتی ہے نا. وہ آگے ایک پورا نیٹ ورک ہے اور پولیس کو پتہ ہے. دیکھیں پولیس کے بغیر یہ نیٹ ورک چل ہی نہیں سکتا، اینٹی نارکوٹکس کے بغیر چل نہیں سکتا. ایک ایک آدمی کا انہیں پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو بیٹھ کے یوز کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد ہے، 70 لوگ ہیں، 70 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہوگا، لیکن جو 50,000 لاکھ پاکستان میں لوگ نشہ بیچتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے. اور پنکی جیسا نظام تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک نظام نہ ہو. اور عامر صاحب نے جیسے دیکھے بتایا کہ یہ کوکین پیتا کون ہے. دیکھیں عام تام جو غریب آدمی ہے وہ تو جاتا ہے کہیں بھنگ لے لے گا، چرس لے لے گا، افیون لے لے گا، کچھ ایسی چیز لے لے گا، لیکن اتنا مہنگا نشہ یہ تو الیٹ کرتی ہے نا. صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں نا، اور جب صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں تو پھر پنکی کے آپ ذرا صرف فون کی لسٹ دیکھیے کہ اس کے فون پہ کس کس کے نمبر ہوں گے. اور آپ کے پاکستان کے سسٹم میں آپ کے فون پہ کن کے نمبر ہوتے ہیں، اسی سے طے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت کتنی ہے. یہ اعتماد اس کی ہوا میں سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ اس کی کنٹیکٹ لسٹ کا اعتماد تھا. اور پھر جب اتنا بڑا سسٹم وہ چلا رہی تھی تو یہ ایسے اس کو مفت میں تو معاف نہیں کیا جا رہا تھا نا. ظاہر ہے وہ پے بھی کر رہی تھی، جن کو پے کر رہی تھی انہوں نے اس کا خیال بھی تو کرنا ہے نا. وہ خود بھی تو کمپرومائزڈ ہیں. تو ایک طرف وہ قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، دوسری طرف جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ان کے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہے. ظاہر ہے اس کو ان پارٹیوں کا بھی پتہ ہے، ان کے تعلقات کا بھی پتہ ہے، ان کی عادتوں کا بھی پتہ ہے، تو اس لیے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ہماری حکومت تو ان کے لیے تو یہ کوئی پرائرٹی پر نہیں ہے کہ 70 لاکھ لوگوں میں سے 60 لاکھ لوگ تو غریب ہیں نا، نہ ڈیٹا ہے، نہ ٹریٹمنٹ کیپیسٹی ہے، نہ ہیلتھ سسٹم اس کو اون کرتا ہے. تو بس یہ ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. اور پنکی جیسا نظام چلا رہی ہے، آپ نے کہا اس کے اوپر بھی ایک، اور یہی پنکی نے بتایا کل کے آئینہ دکھایا کہ یہ پڑا ہے نظام، کر لو جو کر سکتے ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.